देखिए, बिहार में जो है वो 75% आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। जातीय जनगणना जो कराई गई थी, बहुत सारे लोग इस पर आवाज उठा रहे थे कि क्या फायदा होने वाला है, तो फायदा अब नजर आने लगा है। और देश का ऐसा पहला राज्य बिहार है जहां 75% आरक्षण जो है वो बढ़ाया गया है। हमारे साथ पूर्व जिला पार्षद नगेंद्र यादव जी मौजूद हैं और फतेहपुर प्रखंड के रहने वाले हैं। काफ़ी पुराने जो है वो राजनीतिक रह चुके हैं। इसके साथ ही राजद के ये कार्यकर्ता भी इनको कहेंगे और इनसे हम बातचीत करने के लिए आए हैं। नगेंद्र यादव जी, ये बताइए कि बिहार में 75% आरक्षण बढ़ाया गया है, किस जातियों को जो है वो ज़्यादा लाभ मिलने वाला है और इससे क्या आगे चलकर जो है वो फायदा होने वाला है? समर जी, आपका प्रश्न बहुत आज के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है और सबसे पहले मैं आपको इस प्रश्न के लिए और आज के संदर्भ में जो आज हमारे बीच आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि आप पूरे बिहार के अंदर में पहला पत्रकार होंगे और पहला संवाददाता होंगे जो इस प्रकार का प्रश्न किसी पॉलिटिशियन से कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक आपका प्रश्न है कि आरक्षण का जो मामला हुआ है उसमें किन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम आपको बताना चाहेंगे कि बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर सबसे पहले वर्ष 1930 के बाद जो हमारे देश के अंदर में एक जनगणना हुआ था, उसके बाद आज पूरे देश के अंदर में कहीं पर गणना नहीं हुआ था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे माननीय बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, और उन्होंने पहल किए कि देश के अंदर में जनगणना होनी चाहिए और उन्होंने प्रधानमंत्री से भी अपील की कि भाई पूरे देश में जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप अपने व्यवस्था से राज्य के अंदर में करा सकते हैं और उसी के संदर्भ में समझिए कि पूरे बिहार के अंदर में गणना हुआ, काफ़ी अड़चनें हुई। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा आपको दूसरे जगह नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन पूरे बिहार में अपने संसाधन से बिहार सरकार ने जातीय जनगणना कराई। और जहां तक प्रश्न है कि बिहार एक पूरे देश के अंदर में एक नज़ीर बना है किसी भी प्रकार का, चाहे वो योजना का हो, चाहे नीति आयोग की बात हो, चाहे किसी प्रकार का। हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले लड़की लोग के लिए, बालिकाओं के लिए काफ़ी व्यवस्था किए। साइकिल योजना, पोषाहार की योजना, बहुत सारी बात है। उन सारी बातों पर मैं आपको नहीं ले जाना चाहता हूं। लेकिन आज जिस प्रश्न पर आप हमसे बात कर रहे हैं, हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जाति आज तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो राइट था, उस राइट के अनुसार जो उनका प्रावधान नहीं हो पा रहा था, शैक्षणिक वातावरण का हो, चाहे नौकरियों में आरक्षण का हो, लाभ नहीं मिल पा रहा था, उन सभी वर्गों को आज लाभ का रास्ता खुला है और जो आरक्षण का दायरा है बढ़ा है। सरकार इसके पहले भी आरक्षण की बात कर रही थी, लेकिन आज 75% आरक्षण बढ़ा करके ये सरकार सभी लोगों के लिए दरवाज़ा खोलने का काम किए। इतना ही नहीं, सरकारी नौकरी के साथ साथ जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान में भी आप देखे होंगे कि बहुत से ऐसे शैक्षणिक संस्थान है जो सरकार का भी है और प्राइवेट भी है। लेकिन प्राइवेट में भी जो आदमी डोनेट करता है, जो उसके अपेक्षा के अनुकूल आता है, उनका एडमिशन होता है। तो सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि बिहार के अंदर में जो सरकारी संस्था है और गैर सरकारी संस्था है, सभी संस्थाओं के अंदर में भी इसी आरक्षण के जो प्रावधान गजट लागू हुआ है, वो गजट के अनुकूल सब लोगों का नामांकन हो और बिहार आगे बढ़े। चूँकि आप ये समझ सकते हैं कि ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ समर जी कि ये जो गणना हुआ, ये गणना का मतलब हुआ कि ये पूरा साइंटिफिक गणना हुआ है। हर प्रकार का गणना में इसमें शामिल किया गया है। सभी वर्ग के लोगों को शैक्षणिक स्थिति का, आर्थिक स्थिति का और अपने स्थिति का अध्ययन करके ये सर्वे हुआ है। और पूरा का पूरा कुछ दिन पहले आप देख रहे थे माननीय बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने और मुख्यमंत्री दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि इस बिहार के अंदर में साइंटिफिक जनगणना हुआ है और इस गणना से सभी वर्ग के लोगों को लाभ है। यहाँ तक कि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर में 33% महिलाओं का नौकरियों में आरक्षण और जनप्रतिनिधित्व कानून के अंदर में प्रावधान ला करके बिहार में पहली बार 50% महिलाओं को भी जो लोकल बॉडीज़ का चुनाव है, जैसे हमारा नगर पंचायत का, ग्राम पंचायत का और जिला परिषद का, पंचायत समिति, सभी चुनाव के अंदर में 50% महिलाओं को आरक्षण दे करके एक पूरे देश के अंदर में नज़ीर पैदा करने का काम किए हैं और इसमें सभी वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। एक सवाल है यहाँ पे कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं 75% आरक्षण का, वो लोग सुप्रीम कोर्ट में इसकी चुनौती दे सकते हैं, तो क्या आपकी सरकार जो है
वो एकदम प्रमाणित कर पाएगी। जब कोर्ट में ये मामला आएगा तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है बहस हो पाएगी। जब कोर्ट तक ये मामला पहुंचेगा तो क्या लगता है, कहीं स्टे ना हो जाए या फिर आपका सरकार अपना पक्ष रखकर वहां पर जीत हासिल कर सकती है? देखिए, हम आपको ये बात के बारे में बताना चाहते हैं समर जी कि किसी भी प्रकार का अगर सरकार होती है, सरकार का जो संप्रभुता प्राप्त होता है, सरकार का जनसंख्या सरकार का संप्रभुता, ये आपका उसका भूभाग, ये सरकार का एक उसका क्या नाम है, परिभाषा है। तो सरकार का जो संप्रभुता प्राप्त है और प्रत्येक सरकार अपने अपने हिसाब से, वो अपने अपने भूभाग के हिसाब से, अपने अपने जनसंख्या के हिसाब से वो सरकार कानून बनाती है और राज करती है। सरकार चलती है दो धारा से, एक धारा होता है उपधारा होता है और एक आपका जो धारा होता है, आप देखते हो कि देश में एक प्रकार का कानून होता है, लेकिन कहीं कहीं राज्य के अंदर में सरकार वहाँ का एक अलग प्रकार का नियम बना करके, कानून बना करके राज्य करती है। हमारा ये कहने का मतलब है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति, कोई ना कोई आदमी, ऐसा कोई नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही, देश के कोई व्यक्ति भी चैलेंज कर सकता है और चैलेंज करके जहाँ तक है उस अपना क्षमता के अनुसार वो आगे बढ़ सकता है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यही गणना जो हमारे बिहार के अंदर में जाति गणना जब हो रहा था, तो बिहार के ऐसे लोग वहाँ पर आपको गणना को चैलेंज करने के लिए, जाति गणना जो हो रहा था, इस गणना को चैलेंज करने के लिए हाई कोर्ट भी गए और हाई कोर्ट से जब उनका प्रस्ताव खारिज हो गया तो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और सुप्रीम कोर्ट भी बोला कि ये सरकार का जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका प्रोविंस जो है, उसका अपना अधिकार है और उस अधिकार के अंदर पूरे बिहार में गणना हुआ। और आप समझ सकते हैं कि ये जो गणना बिहार में हुआ, इस बात को लेकर के पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य के जो आम नागरिक हैं, सब लोगों ने मांग करना शुरू कर दिया कि देश में भी जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि इससे नीति आयोग को एक कार्यक्रम तय करने में काफ़ी सहूलियत होती है। आप एक बता दें, आप 4 भाई हैं, आपका 4 भाई, कोई आदमी आपका कोई पदाधिकारी है, कोई आदमी आपका व्यवसाय कर रहा है, कोई आदमी किसान है और कोई आदमी बेचारा मजदूरी करता है। तो आप चाहते हैं कि आपके पिताजी चाहते हैं, हर परिवार के सदस्य चाहता है कि सभी का सर्वांगीण विकास हो। ये भारत हमारा देश है, ये सभी वर्ग का मिला हुआ एक बहुत बड़ा हमारा माला है और इस माला के अंदर में सभी फूल चाहते हैं कि अच्छे से खिले। सबका एक नीति बनना चाहिए, सब विकास कर सके, शैक्षणिक में होगा, आर्थिक में होगा, राजनीतिक में होगा, हमारा नौकरी के अंदर में सबको आरक्षण मिलना, सबको एक मौका मिलना चाहिए। और आरक्षण का मतलब क्या हुआ? आरक्षण एक प्रकार का मौका है, आपको अवसर दिया जाता है। आप देखे होंगे कि संविधान के अंदर में प्रावधान किया गया था, धारा 354 इस प्रकार का था ए में कि 20 वर्षों तक आरक्षण का प्रावधान रहेगा, लेकिन वो फिर संशोधन करके संविधान के अंदर में जो हमारा आता है संशोधन करने के बाद और जो है अमेंडमेंट करते हैं, उसको फिर लागू कर दिया जाता है कि 20 वर्ष तक आगे लागू रहेगा। तो बिहार एक ऐसा प्रांत है जहाँ पर पहली बार 75% आरक्षण का लागू का प्रावधान किया है और वो गजट हो गया, यानी प्रकाशित हो गया। और आपको मैं कह देना चाहता हूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से समर जी आपको बता देना चाहते हैं कि कोई प्रकार का जब विधेयक वो विधानसभा में पहले रखा जाता है, विधानसभा के अंदर में उस पर बहस होती है और बहस होने के बाद हमारे यहाँ 2 सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद है, और विधान परिषद से शीतकालीन सत्र के अंदर में सर्वसम्मति से पारित होकर के वो विधायक जो है मंजूरी के लिए हमारे राज्यपाल के पास गया। और राज्यपाल महोदय, आप समझ सकते हैं कि राज्यपाल जो किसी भी राज्य के अंदर में एक संवैधानिक पद, बहुत बड़े पद पर होते हैं और उनका होता है कि देश के अंदर में हमारा संविधान के अनुकूल काम हो रहा है या नहीं। तो उन्होंने बिल्कुल संवैधानिक प्रारूप को काम की मंजूरी दी है और उनके मंजूरी के बाद ही ये कानून का रूप लिया, ये हमारा विधेयक का रूप लिया है और गजट हुआ है। तो सामान्य जाति के कुछ लोगों का कहना है कि अति पिछड़ा SC/ST के 50% जो आरक्षण मिल रहा था उसे बढ़ाकर 65% कर दिया गया है और 10% EWS के लिए कोटा जो है रखा गया है। 10% सामान्य जाति को पहले भी जो है मिल रहा था, तो बाकी जैसे जिन लोगों का आरक्षण बढ़ाया गया, तो फिर सामान्य जाति के लिए और आरक्षण क्यों नहीं बढ़ाया गया? देखिए, आपको बता देना चाहते हैं कि अभी कुछ ही दिन पहले, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हो रहा है, ये पूरे पार्लियामेंट के अंदर में भी चर्चा चला और राज्य भी उसको स्वीकार किया कि देश ही के अंदर में बहुत से ऐसे भी हमारे जो जिसको स्वर्ण कह सकते हैं, जिसको आपको जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, उसमें हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर दृष्टि से काफ़ी पीछे हैं। वो हमारा शैक्षणिक दृष्टि से भी पीछे हैं, आर्थिक दृष्टि से पीछे हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हाल ही के दिनों में इस प्रकार का व्यवस्था लागू किया गया है देश के अंदर में और उसको कंटिन्यू अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। हम समझते हैं कि वो कंटिन्यू हो जाता है और 10% का जो आरक्षण
आरक्षण उनको दिया गया है, जो गरीब सवर्णों के लिए जो व्यवस्था की गई है हर स्टेट के अंदर में, बिहार सरकार भी उसको प्रावधान लागू किया है। तो ये आरक्षण का जो दायरा है, ये आरक्षण लागू हुआ है और इसका जब फलाफल निकलना शुरू हो जाएगा तब आप कहेंगे कि नहीं बिल्कुल सही बात हुआ है। और किसी भी प्रकार का सरकार प्रतिबद्ध है कि कोई भी हमारे बिहार के अंदर में कोई भी जाति है, जैसे आप बताना चाहते हैं कि एसटी था, शेड्यूल ट्राइब था, शेड्यूल ट्राइब का तो 1% था, उसको आप कहा कि 1% से काम नहीं चलेगा, उसको 2% कर दिए। तो इसी प्रकार से अगर आगे भविष्य के अंदर में हमारा जो जनरल कैटेगरी की बात आप कर रहे हैं, इसको आरक्षण की बात होगा तो निश्चित ही सरकार विचार करेगी। देखिए अब सवाल यहाँ पर और आ जाता है जी, जब सामान्य जाति की बात आती है तो गरीब को देखा जाता है, लेकिन यही SC ST OBC में गरीब क्यों नहीं देखा जाता है? आपने अगर SC ST OBC को आरक्षण दिया तो उसमें जीतन राम मांझी भी आ गए, उसमें आपके विधायक जो मंत्री है वो भी आरक्षण लेंगे, तो जितने दलित मंत्री विधायक हैं, MP MLA हैं, वो भी आरक्षण के दायरे में आएंगे। और स्वर्ण जाति में जो सिर्फ गरीब है, सिर्फ आरक्षण उसी को मिलेगा। क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि जो दलित घर से मजबूत हैं, संपत्ति से मजबूत हैं, मंत्री बने हुए हैं, अच्छे पैसे से हैं, उनको आरक्षण के दायरे में नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये प्रश्न बिल्कुल आज के संदर्भ में काफ़ी उचित है और हम समझते हैं कि सरकार को पुनः एक इस पर विचार करना चाहिए कि जिन कैटेगरी के अंदर में, चाहे SC हो, ST हो, OBC हो या हमारा जनरल कैटेगरी, हम सबकी बात करते हैं, अगर इसमें आरक्षण का लाभ जो आदमी ले करके अब काफ़ी प्रबल हो गया है, काफ़ी अपने आप को सामर्थ्यवान हो गया है, उस आदमी को निश्चित रूप से एक प्रकार का विधेयक आना चाहिए कि और उसको देखना चाहिए कि ये आदमी अब जो है से आरक्षण का लाभ इतना दिन इनको मिला, ये प्रावधान इनके लिए अब लागू नहीं होता है, एक व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। क्या जीतन राम मांझी आरक्षण के लायक हैं? जी नहीं, अगर देखिए शेड्यूल कास्ट होने के नाते वो आरक्षण का जो प्रावधान है उसके फ़ायदा में है, लेकिन आज के संदर्भ में हमारे माननीय जीतन राम मांझी जी काफ़ी सबल हो चुके हैं हर दृष्टि से, तो निश्चित रूप से वैसे सिर्फ मांझी जी की मैं आपके मंत्री जी कुमार सर्वजीत हैं, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी हैं, क्या ये सब जो है आरक्षण के लायक हैं? नहीं, आप ये बात, मैं आपका बात को समर्थन कर रहा हूँ कि हम तो इसके पहले आपको बता चुके, चैनल आप ही के बारे में आपको पहले बता चुके कि एक सर्वे होना चाहिए और सर्वे हो करके जो उनका लाभ है वो लाभ ठीक है SC ST को मिलना चाहिए, लेकिन अब जो उनसे नीचे के लोग हैं उनको मिलना चाहिए, ये हमारा मानना है। और इसी प्रकार का अगर प्रावधान सरकार व्यवस्था करती है, जिससे सरकार आप और हमारे और आपके विचार पर ही, जैसे वो सर्वे होता है कि कोई प्रकार का, आज देखिए पूरे बिहार के अंदर में जो सर्वे हुआ जाति का, तो एक मांग था और सभी दलों ने, हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग मिलकर के 16 पार्टी के लोग जो हमारे राजनीतिक पार्टी हैं, सभी लोगों ने मिल करके और जा कर के राष्ट्रपति से भी, प्रधानमंत्री से भी मांग किए थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए और सभी लोगों ने विधानसभा, विधान परिषद के अंदर में समर्थन करने का काम किया। और उसके बाद बातें होती है, अनेकों प्रकार की बातें होती रहती है, उसमें कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और तेजस्वी जी को, जिन्होंने आरक्षण ही नहीं बल्कि पूरे गणना करा करके और गणना के अंदर में जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के परिणाम के स्वरूप पूरे बिहार के अंदर में अब उनको लगा कि हमारा और दायरा बढ़ना चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, और उन्होंने आरक्षण का दायरा को बढ़ाने का काम किए। और आप एक बात, इस बात को मानिए कि बिहार का जो फैसला होता है दूसरे राज्य के अंदर में भी काफ़ी प्रभावी वहाँ के लोग मांग करते हैं। हर राज्य के अंदर में भी चुनाव हो रहा है, हर राज्य के अंदर में वहाँ पर लोगों ने मांग किया, और जो पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं सभी लोगों ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम निश्चित रूप से यहाँ पर जनगणना कराने का काम करेंगे। यानी कि जो बिहार का थिंक है वो पूरे राज्य नहीं पूरे देश का थिंक बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है समर जी। हम आपके माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि पहला व्यक्ति आप हैं बिहार के अंदर में कि आरक्षण के व्यवस्था पर आपने हमसे बातचीत किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देकर। देखिए, ये नागेंद्र यादव जी थे जिन्होंने आरक्षण को लेकर तथ्यात्मक बातें भी की हैं। इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सरकार इस पर भी विचार करे कि जो दलित समाज से आते हैं या OBC या EBC से आते हैं, जो संपन्न हो चुके हैं, उनके लिए आरक्षण का दायरा जो है वो खत्म होना चाहिए। ये भी काफ़ी बेहतर तरीके से बातें इन्होंने रखा है। बाकी कैसा लगा इनका बात आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप अपनी भी राय रखिए कि जो आरक्षण 75% बढ़ाया गया है, किया गया है, उस पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद। JK News 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।